हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस की क्लास नंबर 18 को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनरल साइंस के ऊपर लगातार 17 लेक्चर्स आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो 17 के 17 लेक्चर्स आप सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज जो कि फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो भैया, मैंने अभी अभी बात करी 17 लेक्चर्स की जो कि लगातार इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए गए हैं, पर अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको ये जनरल साइंस के जो लेक्चर्स हैं लगभग 6 से 7 मिले होंगे और टोटल हो चुके हैं 17। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये सारी पेड क्लासेस है। इसमें जो पूरा स्टडी मटेरियल है वो उसी स्टूडेंट को मिलता है जो कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन हैं या ऑनलाइन जो हमारा कोर्स है उसमें ऐड है। अगर आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है और आपको लगता है कि नहीं, इससे जो आपका प्रिपरेशंस है, आपकी प्रिपरेशंस है वो और बेहतरीन हो सकती है, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कैसे किया जाए वो पूरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक वीडियो लिंक होगा, उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा, भाई ऑनलाइन कोर्स में हमें कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, फिर उन सब्जेक्ट्स के पढ़ के हम कौन से एग्जाम्स दे पाएंगे, प्लस हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो सारी प्रोसेस जो है वो नीचे वीडियो लिंक में आपको पूरा ढंग से पता चलेगी। क्लियर है चीजें? अब तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलो जी, आज के इस टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, जनरल साइंस क्लास नंबर 18। देखो, अभी तक हमारे 17 लेक्चर्स हो चुके हैं और 17 लेक्चर्स में हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक डिस्कस करे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। आज उसी तरह से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेंस एंड मिरर्स। क्या नाम है? लेंस एंड मिरर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेंस एंड मिरर्स। क्लियर है? देखो, मैं पहले आपको यहां से जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, तभी पढ़ने का मन करता है ना। जब आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि भाई यहां से क्वेश्चन सर ने बताया था कि ऐसे पूछे जाते हैं, और जब आपने खुद से वो क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपका खुद ब खुद पढ़ाई करने का मन करेगा। तो पहला काम क्या है, यहां से क्वेश्चंस जो पूछे गए वो देख लो। लेंस से पूछा जाता है भाई ये कौन से नेचर का है, कन्वर्जिंग इन नेचर का है, डाइवर्जिंग इन नेचर का है, कन्वर्जिंग इन नेचर का है और डाइवर्जिंग इन नेचर का है, ये भी पूछा गया है। प्लस नंबर 2 पे आपसे पूछा जाता है कि कौन सा लेंस जो है वो वर्चुअली एक तरह से काम करता है, ये वर्चुअली इमेज प्रोवाइड करता है, या विच लेंस इज एक्ट एज अ वर्चुअल लेंस या वर्चुअल इमेज, है ना। तो यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो दो मुख्य बीमारियां होती है जिसको हम बोलते हैं मायोपिया और हाइपर मायोपिया, इनको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए। सबने देखे इस तरह के क्वेश्चन, और भी तरह तरह के हैं। जिस तरह से आपने एक और क्वेश्चन सुना होगा कि जो पानी की बूंद है ना वो किस लेंस की तरह काम करती है, जो पानी की बूंद है वो किस लेंस की तरह काम करती है, ये भी सब सारी चीजें आपने सुनी हुई होंगी। उसके मिरर से क्वेश्चंस क्या बनता है, जो हमारी गाड़ी के शीशे होते हैं ना जिससे हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं। मतलब जैसे मैं मान लो कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल से मेरे को ये देखना है कि भाई मेरे पीछे कौन कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, या मेरे को कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा है। उस शीशे जो आपके पास वो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ये क्वेश्चंस पूछा गया है ना। तो साइड व्यू मिरर के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि जो आप सेविंग मिरर यूज करते हो ना, जिसमें आप अपनी दाढ़ी बनाते हो, वो मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। घरों की छतों में जो एंटीने लगे हुए हैं आपके, जो डिस एंटीने होते हैं, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, कॉनकेव लेंस प्रिंसिपल के ऊपर या कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल के ऊपर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल के ऊपर, है ना। तो वो सारी चीजें हम इसी पूरे लेक्चर्स में देखेंगे या इस पूरे टॉपिक के अंडर देखेंगे। तो उसके लिए हमें बढ़िया से अपना पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। इस पूरे टॉपिक को बढ़िया से करने के लिए हमें पहले 2-3 चीज़ों को समझना जरूरी होता है, और जो की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ। देखो होता क्या है, अगर मतलब मान लो मेरे को घर लेना है ना, मेरे को कोई गाड़ी लेनी है, तो एक पॉलिसी होती है ना कि नहीं, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है ना। पहले मेरे को इतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूँगा, आधा दे दूंगा, आधे की फाइनेंस करवा लूंगा गाड़ी, ऐसा ही होता है ना। तो वही यहाँ पे पॉलिसीज हैं कि मतलब
अगर हमें ये पूरा टॉपिक खत्म करना है तो पहले जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं आगे आने वाले जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उनको हम पहले खत्म कर लें, फिर चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। तो वही देख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पे मैं बात करूँगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो जब मैं लेंस और मिरर की बात करता हूं तो वो ऑप्टिकल फिजिक्स का एक टॉपिक बनता है। ऑप्टिकल फिजिक्स में हम बात करते हैं केवल और केवल लाइट की। लाइट से जुड़ा हुआ आपके पास फिजिक्स का एक टॉपिक पोर्शन नाम था ऑप्टिकल फिजिक्स, तो वहां से ही था, तभी मैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बात कर रहा हूं। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, लेंस मिरर में हम एक चीज को पक्का शामिल करेंगे, वो लाइट है, क्योंकि उसके बिना तो लेंस मिरर का काम ही नहीं है ना। तो चले रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो जी, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट क्या बताती है, जब बोला कोई लाइट रे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से टॉर्च यूज़ करी और उससे मैंने लाइट यहाँ को फेंकी, जब ये लाइट रे अपनी डायरेक्शंस में चेंजेस कर लेगी तो उसी को रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बोला जाता है। जब ये लाइट रे अपनी डायरेक्शंस में चेंजेस कर लेगी, डायरेक्शन में चेंजेस मतलब जाना इसको यहाँ को था पर ये इधर को मुड़ गई, इधर को बेंड हो गई, तो इसको बोल जाता है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। सिंपल से शब्दों में आपको समझा रहा हूं मैं, क्लियर है? मतलब क्या हुआ, जब कोई लाइट रे एक डायरेक्शंस में चल रही होती है और वो बीच में अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर ले तो उसको रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बोला जाता है। तो इसका अगर मैं छोटा सा एक तरह से एक्सप्लेनेशन देखूं तो वो क्या बना, बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नोन एज द रिफ्रैक्शंस। क्या लिख सकता हूं मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नॉन एज द क्या, रिफ्रैक्शन। दोनों जो आपके पास टर्म्स हैं वो अलग अलग है, रिफ्रैक्शंस अलग है, रिफ्लेक्शंस अलग है। इसको थोड़ा बढ़िया से देखते हैं ना, थोड़ा सा और ढंग से देखते हैं इस पूरे टॉपिक को। देखो होता क्या है, बोला जाता है अगर मैं इस नेचर की बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग मीडियम है। मीडियम का मतलब होता है माध्यम है। जैसे मैं ऊपर की बात करूं, ऊपर क्या है भाई, ऊपर क्या है, यहाँ पे ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरी चीजें आपको दिख रही है, ये क्या है, हवा है। तो ये एक एयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। जब आप धरातल पे नीचे पृथ्वी पे जहां पे आप खड़े हो वो कौन सा मीडियम है, वो आपके पास एक सॉलिड मीडियम है। अगर मैं थोड़ा सा पानी वाले क्षेत्र में चला जाऊं, मतलब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और साथ में कोई लेक है, तो वो कौन सा मीडियम हो गया, वो आपके पास वाटर या लिक्विड मीडियम हो गया। तो 3 मीडियम होते हैं। बोला जाता है अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो रिफ्रैक्शन दिखाती है। क्या बोला गया, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, एक मीडियम का मतलब क्या हुआ, मान लो ये एयर मीडियम है ना, हवा में लाइट जा रही है पर आगे मान लो पानी है। जब वो पानी में आपके पास ट्रेवल करेगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, अपनी डायरेक्शंस में चेंजेस लेके आएगी। कौन, ये जो आपके पास लाइट रे है। तो मेरी कहानी समझ आ चुकी है। अब देखो मैं इसको पूरा थ्योरेटिकल तो मैंने हमने समझ लिया, अब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे मान लो ये कोई डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब लिक्विड मीडियम है, रख लो ये क्या है, लिक्विड मीडियम है, इसमें पानी है। और ऊपर क्या है आपके पास, यहाँ पे एयर है, हवा है। हवा ही होती है ना भाई, जहाँ पे कुछ नहीं है, ये जो खुला स्पेस होता है वहाँ पे क्या है, गैसेस को क्या बोलते हैं, हवा, है ना। तो बोला मान लो यहाँ से हमने टॉर्च यूज करी और उससे हमने एक लाइट को यहाँ पे भेजा। इस रे को मैं नाम दूंगा इंसिडेंट रे। क्या बोलूंगा मैं इसको, इंसिडेंट रे। जो मैंने नीचे को भेजी, प्रैक्टिकल करने के लिए भेजी, उसको बोला मैंने इंसिडेंट रे। अब हमने क्या देखा भाई, ये फर्स्ट मीडियम है, यहां पे जो खुला था वो फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम में जा रही है। सेकंड मीडियम क्या था, वाटर, लिक्विड, है ना, अलग अलग मीडियम है ना, सबने देखा, जियोग्राफी की क्लास में हमने बढ़िया से समझा था इसको। तो बोला गया जब ये यहाँ पे जाएगी ना तो ये कुछ परिवर्तन करेगी अपनी डायरेक्शंस में। ऐसे इसको जाना यहाँ था, ढंग से सुनना मेरी बातों को, जाना इसको यहाँ था, पर ये जाती कब, ऐसा। अगर ये एक ही मीडियम में चलती, हवा में ही चलती रहती, तो ये बिल्कुल उसी डायरेक्शंस में जाती, पर ये हवा में नहीं चली, इसने अपना मीडियम चेंज करा। जब ये मीडियम चेंज करती है ना तो इसमें परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं। वो देखना कैसे, अगर मैं इसको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो बोला जाता है यहाँ पे ये जो आपके पास ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक लंब। तो इस
परपेंडिकुलर को हम नाम दे दें नॉर्मल रे, इसको क्या बोल जाता है, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, है ना, नॉर्मल बस साधारण कोई किरण, है ना। तो बोला गया अगर मैं नॉर्मल रे की बात करूं, नॉर्मल रे के टूवर्ड्स, नॉर्मल रे के टूवर्ड्स आपके पास ये डायरेक्शंस चेंज करेगी, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ इस तरह से आपके पास ये जो इंसिडेंट रे है इस तरह से आपके पास अपने डायरेक्शंस को चेंज कर लेगी। क्लियर है। तो ये इंसिडेंट रे जो आपने यहाँ पे फेंकी, और ये जो रे है वो कौन सी है, जो हमें आउटपुट मिली इस मीडियम में ट्रेवल करने के बाद जो लाइट की आउटपुट मिली, इसको हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टेड रे। सही है, हाँ। तो ये चीज सही हो चुकी है। अब देखो मैंने यहां पे बहुत सारा ग्राफ बना दिया, थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला गया, पर आप ध्यान रखना जब हम एयर से दूसरे मीडियम में जाते हैं, डेंसर मीडियम में जाते हैं, तो इंसिडेंट वाला या रिफ्रैक्शंस वाला खेल जो है ना वो कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है। होता तो डायरेक्शन में चेंजेस ही हैं पर कुछ अलग तरीके से, है ना। पर जब मैं डेंसर टू एयर चलता हूं ना, डेंसर का मतलब जब मैं पानी से हवा की तरफ चलूंगा तो वो कुछ और तरीके से काम करता है। अभी मैंने फर्स्ट केस देखा, ये क्या कर रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल रे थी, उसकी तरफ आपके पास ये चेंजेस एक तरह से इसकी तरफ ये अपने डायरेक्शंस में चेंजेस करता है। अब देखो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं, मान लो यहां से ये आपके पास ऊपर वाला जो मीडियम है वो ये जो ऊपर वाला मीडियम है वो लिक्विड है, ऊपर आपके पास क्या है, लिक्विड है। क्लियर है। और नीचे जो आपके पास है वो एयर मीडियम है, ये एयर है, उल्टा कर दिया अब हमने, है ना, ये एयर मीडियम है, हवा है। तो बोला जब मैं इस तरीके से काम करूं, ऊपर डेंसर मीडियम आ गया और नीचे आपके पास रेयर मीडियम आ गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब डेंसर से आपके पास इस तरह से कोई इंसिडेंट रे फेंकी जाएगी और उस टाइम हम नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे का मतलब समझते हो ना, एक साधारण खुद से खींची जाती है प्रैक्टिकल करने के लिए, नॉर्मल रे है, ये नॉर्मल रे है। तो इस टाइम आपके पास जो रिफ्रैक्शंस होगी वो कैसे होगी, बोला गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे का मतलब क्या हुआ कि मतलब दूर, तो मतलब नॉर्मल यहां पे, तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं आएगी, ये इस तरफ को जाएगी, ये थोड़ा इस तरफ को अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ये आपके पास जो है वो खेल चलता है डेंसर टू रेयर। क्लियर है चीजें, है ना। तो यहां पे ये आपके पास ये चीज जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है रिफ्रैक्शन रे या रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल रे। हमने दो केस देखे। एक केस में क्या था कि जब हम एयर टू डेंसर चले तो उस टाइम क्या हुआ, नॉर्मल रे की तरफ झुकाव हुआ। जब हम डेंसर टू रेयर चले तो उस टाइम नॉर्मल से दूर झुकाव हुआ, है ना, नॉर्मल से परे आपके पास रिफ्लेक्टेड रे देखने को मिली। क्लियर है। एक और केस चलता है यहाँ पे, वैसे इतनी चीजें हमें पढ़नी नहीं चाहिए थी, हमें मतलब समझना था, पर चलो फिर भी देख लो। अगर बोला कोई नॉर्मल रे के अकॉर्डिंग ही लाइट आ जाए, नॉर्मल रे के अकॉर्डिंग ही लाइट आ जाए, ऐसे होते ना नॉर्मल रे परपेंडिकुलर पे होती है ना, मान लो खड़ी ऐसे सीधी किसी ने टॉर्च मार दी, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो होता है बोला जाता है जो रिफ्रैक्शंस हैं वो आपको नहीं देखने को मिलती, ये डायरेक्ट आपके पास सीधी ही आपके पास लाइन देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा रिफ्रैक्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशंस था, आपने इसको ढंग से समझना है। अगर कुछ भी समझ नहीं गया होगा तो आप बस इतना दिमाग में बिठा लेना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस अवस्था में वो अपनी स्थिति में, अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेगी, वही रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट है। नेक्स्ट आ जाओ, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कोई मीडियम है ना, मान लो कोई ये प्लेट है, मान लो कोई प्लेट है ना, ये कोई ग्लास है, प्लेट है ना। तो क्या हुआ, मैंने क्या करा, ऊपर से टॉर्च पकड़ी और यहाँ पे इस तरह से वो टॉर्च नीचे फेंकना स्टार्ट करी, टॉर्च की जो लाइट है नीचे को मैंने फेंकना स्टार्ट करी। तो मेरे को यहाँ पे क्या देखा कि भाई अब ये जो ऊपर से रेज आ रही है ना, इनको आगे निकलने के लिए जगह नहीं है। तो उस टाइम क्या हुआ, यहां से वो बाउंस करेंगे, बाउंस का मतलब कि पीछे हटेंगे, और वो इस तरह से पीछे को हट जाती हैं। ये जो पीछे हटी चीजें, इसी को रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बोला जाता है। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में क्या होता है, बोला जो लाइट रेज होती हैं वो एक मीडियम या एक जगह पे टकरा के फिर से पीछे हट जाती है, उन्हीं को बोल जाता है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। सिंपल हो गया ना। इसको क्या बोल सकता हूं, इंसिडेंट ऑफ रे
नहीं, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोल सकता हूँ, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इंसिडेंट का मतलब होता है जो लाइट हम यहाँ पे फेंक रहे हैं ना, उसको नाम दे दिया गया इंसिडेंट रे। तो ये सही हो चुका है। सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको और प्रैक्टिकल करवाऊँ तो वो क्या होता है, ये टॉर्च है, टॉर्च है ना, मैंने क्या करा, ऑन कर दी, ये मैंने यहाँ पे ऑन करी, इसकी लाइट जो है वो यहाँ पड़ेगी। भाई इसको जाने के लिए आगे तो जगह नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अब ये जो प्रकाश है ये खत्म तो नहीं हो सकता है, ये खत्म तो नहीं हो सकता है ना, तो ये क्या करेंगे, ये सारी किरणें जो यहाँ पे पड़ रही हैं वो जैसे पड़ेगी उसके बाद ये पीछे हट जाएंगी और पीछे फैल जाएंगी, ये क्लियर है। तो इसी चीज़ को रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बोला जाता है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल रे ड्रॉ करूँ, ये है ना, नॉर्मल रे ड्रॉ करूँ तो इसमें हमें एक चीज़ दिखाई देती है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्लियर है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये दोनों बराबर है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ आनी चाहिए, क्लियर है। अब जी इतनी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, अब आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर, नाम था लेंस। आज हम लेंस वाले टॉपिक को थोड़ा देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर वाले टॉपिक को देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस जब पता है पूछे ही जाएंगे तो हमारा काम बनता है कि भाई इस टॉपिक को पूरा ही खा जाओ, है ना। तो चलो जी करते हैं प्रयास खाने का ना, भूख सबको लगी हुई है। चलो भूख लगना जरूरी भी है ना। चलो देखो जी, जब मैं लेंस की बात करूं तो इसकी दो टाइप्स रहती हैं, लेंस की दो टाइप होती है। एक को बोल जाता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, और एक को बोल जाता है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की डायग्राम बनाऊं तो ये इस तरह से होती है, ये आपके पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉनकेव की मैं डायग्राम बनाऊं तो वो इस तरह से बन जाती है, ये आपके पास जो है वो कॉनकेव लेंस की डायग्राम बन गई है, क्लियर है। हाँ थोड़ा सीधी नहीं बनी होगी, खुद सीधा करना है इसको, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है वो कॉनकेव लेंस है। अब जी सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है कि हमें बुक्स में बताया गया है कि एक को कन्वर्जिंग इन नेचर का बोला जाता है, दूसरे को डाइवर्जिंग इन नेचर का बोला जाता है। तो देख लेते हैं पहले कन्वर्जिंग इन नेचर का कौन है, डाइवर्जिंग इन नेचर का कौन है, उसके बाद इसके बीच में जो डिफरेंसेस है वो भी देखेंगे। तो याद रखना जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रिएक्ट करता है कन्वर्जिंग इन नेचर। ये आपके पास कैसा होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग इन नेचर। और ये वाला जो आपके पास लेंस होता है वो होता है डाइवर्जिंग इन नेचर। एक बार लिख लो, समझाऊंगा क्या होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग इन नेचर, डाइवर्जिंग इन नेचर, क्लियर है। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हमें इसका अर्थ जानना पड़ेगा, कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है ना, बहुत सारी किरणें आ रही हैं, बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं और एक ही बिंदु पे जाके वो इकट्ठी हो जा रही हैं, उसको बोल जाता है कन्वर्जिंग। ये सारी लाइटें थी, ये जो है ना, ये उंगलियों को आप लाइट रेज मान लो, ये उंगलियां जो लाइट रेज, अब ये सारी एक ही जगह पे जब इकट्ठी होगी ना, ये एक ही जगह पे इकट्ठी हो रही है ना, इससे इसको कन्वर्जिंग इन नेचर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ये लाइट रेज एक बिंदु पे हैं, अब ये सारी फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, फैलने को बोल जाता है डाइवर्स और एक तरह से इकट्ठा होने को बोल जाता है कन्वर्स, क्लियर है चीज़ें। तो आप ध्यान रखना, ये पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है, बहुत बार बोला गया कौन सा लेंस जो वो किस नेचर का है, कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग का है, कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग इन नेचर का है, क्लियर है। चलो इसको थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, देखो क्या होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का फंडा क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया, मान लो ये छोटा सा मैंने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि बहुत सारी रेज मैंने यहाँ पे फेंक दी है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने इस तरह से जो लाइट की रेज है वो मैंने यहाँ से फेंक दी है ना, ये सारी आपके पास लाइट रेज थे। अब बोला अगर ये सारी की सारी जाके एक ही बिंदु पे ऊपर मिल जाएंगी तो उसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे, कन्वर्जिंग इन नेचर। सिंपल हो गया ना भैया, ये आपके पास किस चीज़ का एक एग्जांपल है, कन्वर्जिंग इन नेचर का, इकट्ठी होगी सारी जाके। अगर मैं उसी तरह से यहाँ पे मान लो ये चीज़ ऐसे रख दूँ, यहाँ पे मान लो ये है, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, जब मैं इस तरह से बहुत सारी लाइनें यहाँ पे फेंकूंगा
बहुत सारी जो रेज है वो यहाँ पे मैं फेंकूंगा तो उस टाइम हमें देखने को मिलेगा ये जो रेज हैं ये लेंस से निकलने के बाद ये फैल जाएंगी, ये अपनी डायरेक्शंस में चेंजेस कर लेंगी और उसी को क्या बोल जाएगा, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। क्या बोल जाएगा इसको, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट कैसे देखने को मिला, ये एयर मीडियम था, ये ग्लास है, लेंस है, इसको हम डेंसर मीडियम में काउंट कर रहे हैं। क्लियर है चीजें, तो इतनी चीजें सबको समझ आ रही हैं। अब आ जाओ जी, अब नेक्स्ट यहां से इंपॉर्टेंट क्या बनता है, देखो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जो होता है इसमें वो इसकी शेप में डिफरेंस होता है। किसमें, शेप में डिफरेंस होता है। वो कैसे, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के ये वाले सिरे देखूं, ये वाले टॉप, ये कॉर्नर देखूं, तो ये हमेशा आपके पास कैसे होते हैं, पतले होते हैं, है ना। अगर मैं इस सिरे की बात करूं तो ये मोटा है। क्लियर है, एक आपके पास बोला गया ये आपके पास जो है वो थिक रख सकते हो, है ना, और ये आपके पास जो होते हैं थिन, पतले हैं। ठीक है, ये सही हो चुका है। अब अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट की बात करूं, इस कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर की बात करूं, तो ये मोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। और मैं अगर इस सेंटर की बात करूं तो एज कंपैरिजन टू कॉन्वेक्स लेंस ये पतले होते हैं। क्लियर है, पतले होते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है और काम करने का तरीका भी इनका अलग अलग है। अगर इससे कोई रेज जाएंगी तो वो कन्वर्स करेंगी और इससे कोई रेज पास होंगी तो वो क्या करेंगी, डाइवर्स करेंगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा अपने टॉपिक के ऊपर मूव करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस वाला। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि जो क्या बोल सकते हैं उससे, इसको इमेज, है ना, इमेज से क्वेश्चंस बनते हैं कि भैया कैसे इमेज कैसी बनती है। जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उससे इमेज कैसी बनती है। उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस टॉपिक्स में से, वो क्या है कि कौन सा लेंस जो है वो वर्चुअल रिएक्ट करता है या वर्चुअली इमेज प्रोवाइड करता है। कौन सा लेंस वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करता है ना। तो वो सारी चीज़ें तभी पता चलेगी जब आप इस पूरे टॉपिक को देखोगे। देखो क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूँ अभी कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है ना। ये सही हो चुका है। अब देखो, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से गौर से देखूं तो मेरे को कुछ बढ़िया से चीज़ पता चलेगी। वो क्या है कि ये इस तरह से एक गोला था और एक आपके पास इस तरह से कोई ग्लास था। दो गिलास इस तरह से काटे गए थे स्फेयर में, है ना। स्फेयर का मतलब एक गोल रूप में, एक सर्कल में उनको काटा गया। उसके बाद क्या किया गया, देखा गया कि ये जो बीच का पोर्शन है ना, बीच का पोर्शन, उसको नाम दिया गया कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि दो स्फेयर के बीच का जो आपके पास मटेरियल बच जाता है उसी को हम नाम देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका ये रेडियस है, इस पहले स्फेयर का ये रेडियस है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये इसका एक स्फेयर, इसका ये डायमीटर, या आप एक तरह से क्या रख सकते हो इसको, रेडियस। रेडियस समझ आती कहानी। व्यास और अर्धव्यास सुना होगा आपने, अर्धव्यास बोला जाता है इसको। अगर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं अगर इस चीज़ को मिटा दूँ ना तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई एक पूरा चक्कर है, एक पूरा गोला है। अगर इस गोले के मिड पॉइंट की बात करूँ तो वो क्या हो गया, रेडियस, है ना। तो तब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया क्योंकि मेरे काम का है। और उसके बाद मैंने क्या करा, इस तरफ जाके देखा। इस तरफ जैसे मैं गया तो मेरे को क्या दिखा, भाई ये पूरा गोला है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस गोले का सेंटर पकड़ लिया, सेंटर ये दिखा। अब मैंने इस चीज़ को फिर से ड्रॉ कर दिया इस तरह से, है ना। तो ये आपके पास क्या बन जाता है लास्ट में जाके, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ देखने को मिला कि जब हम किसी ग्लास को एक तरह से स्पेशल तरीके से काटेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। अब जी देखो, ये लेंस जो होता है इसके सेंटर में जो आपके पास एक पॉइंट होगा उसको हम हमेशा रीड आउट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है। और ये जो पॉइंट हैं इसको मैं काउंट करूंगा फोकस पॉइंट, है ना। ये जो दो पॉइंट्स बन गए इसको मैं F1 और इसको मैं F2 काउंट कर लूंगा। क्लियर है चीजें। हाँ, और इस पूरी लाइन को जो आगे तक लाइन गई, यहां से लेके यहां तक
ये जो लाइन गई इसको मैं बोलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलूँगा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस समझ नहीं गया होगा तो बोल देना मुख्य रेखा, क्या बोला जाएगा इस चीज़ को, मुख्य रेखा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा जब हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो उस टाइम ऑप्टिकल सेंटर का पता होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? लेंस के बीच का जो पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। और फोकस, इस तरफ भी फोकस पॉइंट, इस तरफ भी फोकस पॉइंट। ऐसा इसलिए मैं इस तरफ से भी काम कर सकता हूँ और इस तरफ से भी काम कर सकता हूँ। जब मैं एक लेंस पकड़ता हूँ ना, मैं एक लेंस पकड़ रहा हूँ हाथ में, भाई मैं उस लेंस से इस तरह से भी काम कर सकता हूँ और उस लेंस से मैं इस डायरेक्शन से भी काम कर सकता हूँ। तो इसीलिए दो फोकस पॉइंट उसके बनाए जाते हैं। क्लियर है चीज़ें? हाँ, अब जी देखो, अब हमारा टॉपिक क्या होगा ना कि भाई इसमें इमेजें कैसे बनती होगी, इमेजेस कैसे बनती होगी। इमेजेस पता करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले पता होना चाहिए। इमेजेस पता करने के लिए सबसे पहले आप रूल लिख लो, इसके रूल लिख लो। रूल क्या क्या है? रूल नंबर वन क्या है? जब भी कोई लाइन आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे, जब भी कोई लाइन या कोई रे, क्योंकि ये तो पूरा फंडा किसका है, रेज का ही फंडा है ना, बोला जब भी कोई रे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पे खींच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं यहां पे प्रैक्टिकल कर रहा हूं, जब भी कोई रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाऊंगा तो वो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? रिफ्रैक्ट। भाई देखो, ये चीज आप दिमाग में बिठाना। लेंस वाले केस में आपको दिखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेंस वाले केस में। मिरर वाले केस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था कि मतलब वो अपनी डायरेक्शंस में चेंजेस कर ले, पर यहां पे क्या बोला गया, रूल नंबर 1, जब भी कोई रे हम ऑप्टिकल सेंटर के बीच से पास करेंगे तो वो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? जब हम कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाएं, क्या बोला गया? जब कोई रे हम प्रिंसिपल कौन थे? ये प्रिंसिपल मुख्य रेखा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक तरह से ड्रॉ करें तो उस टाइम हमें रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट देखने को मिलेगी। क्या? उस टाइम हमें रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट अवश्य देखने को मिलेगी। इसका मैं यहां पे उदाहरण देता हूं। देखो क्या हुआ, पहला उदाहरण तो मैंने ये ड्रॉ करा ना, दूसरा उदाहरण ये बोला एक रे पास करवाओ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस ये आगे तक है ना, यहां तक है। बोला इसके पैरेलल का मतलब होता है बिल्कुल समानांतर, इसके समानांतर चल रही हो। तो मैंने क्या करा, इसको बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करा। अब आगे क्या बोलता है, जैसे ये लेंस से बाहर निकलेगी ना उस टाइम ये क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी, है ना। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, भाई रिफ्रैक्ट करेगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये किस तरफ को करेगी? ये बाहर की तरफ करेगी, अंदर की तरफ? वो हमें कहां से पता चला? जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये कन्वर्जिंग इन नेचर का है, ये इकट्ठा करता है सारी किरणों को आगे जाके, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट कर रही है, और ये कहां को रिफ्रैक्ट करेगी? ये F2, ये जो हमारा फोकस पॉइंट था उसके ऊपर ये क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये रूल नंबर 2 था। जब आपको ये दो रूल पता चल जाते हैं तो आप किसी भी इमेज को यहां पे ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? अब नंबर यहां पे नोट बना के लिख लेना। बोला अगर हमें कभी भी इमेज बनानी हो तो उसके लिए हमें एक अपनी मर्जी से लाइन खींचने पड़ती है, या एक रे पास करवाने पड़ती है, और वो ज़्यादा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जो कि ज़्यादा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हम खींचेंगे, है ना। और दूसरी लाइन हम एज अ रूल काउंट करेंगे। जो रूल था वो क्या था? रूल क्या था कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा लो एक को, है ना। वो क्या था? रूल क्या था कि एक को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा लो। तो दूसरी लाइन जो हम खींचेंगे यहाँ पे वो कौन से खींचेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से हम खींचेंगे। एक अपनी मर्जी से खींचेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से खींचेंगे। क्लियर है चीजें? अब चलो जी इस टॉपिक को बढ़िया से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है, हमें कंक्लूजन से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं इस टॉपिक में, है ना। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, एक बार समझ आना ना,
अगर आप एक बार ढंग से इसी तरीके से पढ़ लोगे ना तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। क्लियर है? बहुत सारे एग्जाम्स में तो यही पूछ लिया जाता है कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या है। आप सोच रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस बोल रहे हैं सर, भाई ऐसा ही है। जब आप पेपर देते हो तो वहाँ पे पूछा जाता है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ जी, अब हमने इमेज फॉर्मेशंस देखनी है कि इमेजेस कैसे बनती हैं, इमेजेस कैसे बनती हैं और इमेजेस बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो हमने पहले डिस्कस कर ली है। क्लियर है? अब आ जाओ जी, देखो यहाँ पे मैं अपना लेंस ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरफ क्या खींचा था हमने, F1, इस तरफ क्या खींचा था, F2। क्लियर है? अगर हमें थोड़ा और ढंग से काम करना है तो यहाँ पे 2F1 कर लो और यहाँ पे आप 2F2 कर लो, है ना, 2F2 कर लो, इस तरह से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। जितना स्पेस इन दोनों के बीच में है उतना ही आपने क्या करा, इन दोनों के बीच में रख लिया, है ना। तो ये चीज़ सही हो चुकी है। अब जी देखो क्या होता है, मैं मानता हूं कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट पकड़ लिया मैंने, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे खड़ा करा, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे खड़ा करा। ऑब्जेक्ट का जो एक तरह से जो हेड है या जो सर है वो यहाँ पे है ना, ये इसका सर है और ये नीचे इसके पाँव है, मान लो ऐसा रख लो। क्लियर है? तो बोला गया अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट के पास लाइन रेज पास करवानी है और उस रेज को हमने कहाँ पे पास करवाना है, इससे। फिर देखना है कि भाई इमेज कैसी बन रही है। क्लियर है? वस्तु की जो इमेज है वो कैसे बन रही है। तो इसके लिए मैंने आपको रूल नंबर 1 क्या बताया, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, अपनी मर्जी से एक लाइन खींच दो। मैंने अपनी मर्जी से लाइन खींची इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, मैंने ऐसे लाइन खींच दी है। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, दूसरी मैंने रूल के अकॉर्डिंग खींच दी। रूल क्या था, ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच खींच दो एक लाइन, वो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। तो मैंने इस तरह से एक लाइन खींच दी है, ये आपके पास जो है ये एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी है। हो गई ये चीज़ें, 2 लाइनें खींची, है ना, पढ़ा ना हमने भाई, खींचने पड़ती जब हमें इमेज बनानी है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो है ना, ये जैसे ही यहाँ से पास करेगी तो उसके बाद ये क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। कन्वर्स करने का मतलब समझते हो ना, कन्वर्स करने का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे जाके F2 पे इस तरह से ऐसे मिल जाएगी। क्लियर है? अब देखो बोला गया जब आपके पास ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, पहले तो ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई है ना, जो अपनी मर्जी से खींची, जैसे ये लेंस के ऊपर पहुंची तो ये रिफ्रैक्ट करने लगी, इसने रिफ्रैक्शन दिखाया। और ये जो आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है, अगर ये दोनों आपस में इकट्ठा मिल जाए ना तो उस टाइम आपके पास इमेज बन जाती है। तो यहाँ पे इमेज ऐसे बनेगी, यहाँ पे आपको ये इमेज दिखाई देगी, ये आपके पास क्या आ चुकी है, इमेज। क्लियर है? हाँ, तो बोला गया यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें अपना टेबल या एनालिसिस यहाँ पे देखें तो वो क्या बनता है। सबसे पहले तो क्या, इमेज कैसी बनी, इमेज कैसी बनी, रियल या फिर वर्चुअल, रियल या फिर वर्चुअल। तो देखो रियल का मतलब होता है जब ये 2 लाइनें, ये वाली लाइन जिसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं और ऑप्टिकल सेंटर वाले रे, अगर ये दोनों आपस में सच में कट हो रही हैं, सच में आपस में मिल रही हैं, तो वो हमेशा बनती है रियल इमेज। क्या बनती है? रियल इमेज। प्लस बोल जाता है जहां पे रियल आएगा वहां पे इन्वर्टेड पक्का आएगा, इनवर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज, इन्वर्टेड इमेज। उल्टी का मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे देखो सर यहाँ पे था, पर अब सर जो है वो यहाँ पे दिखेगा हमें, ये वाला सर आ गया और नीचे पाँव जो है वो उसके ऐसे मतलब लटकती हुई आपको इमेज दिखेगी। क्लियर है चीज़ है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट आप आ जाओ, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था तो आपको ये चीज़ देखने को मिली। अब उसके बाद एक और चीज़ पूछी जाती है, साइज़ कैसा होगा इसका। इसका साइज़ जो होगा ना बिल्कुल 0 के बराबर होगा, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिस्ड, DIMINISHED, बिल्कुल 0 के बराबर इसका साइज़ होगा। यहाँ पे आपको बड़ा साइज़ दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने बिल्कुल स्केल और पेंसिल का यूज़ नहीं कराया है यहाँ पे, बस अपनी मर्जी से ही चीज़ों को ड्रॉ करते चले, तब ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही। अदरवाइज़ ये जो इमेज बननी थी, इतनी छोटी सी इमेज बननी थी।
क्लियर है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। पहले केस में क्या देखने को मिला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी का मतलब क्या कि लेंस से बहुत दूरी पे था, तो इमेज रियल आई, सच में काटा, और इन्वर्टेड उल्टी आई, और डिमिनिस्ड का मतलब बिल्कुल छोटी आई। अब देखो नंबर 2 केस देखो। नंबर 2 केस में आप क्या करो कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बिठा दो, इस जगह पे आप ऑब्जेक्ट को बिठा दो। ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ पे बिठाऊंगा तो देखो क्या होता है, ये F1 है ना, आप लिख लेना व्हेन ऑब्जेक्ट एट F2, है ना। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दूँ, ऑब्जेक्ट ये आ गया, ये A और यहाँ पे मान लो B, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैंने पैरेलल एक लाइन खींच दी, और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा कि एक ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन खींच दी। अब हमारा इमेज कब बनेगा, जब हम देखेंगे कि ये जो आपके पास लाइन है, जो रिफ्रैक्शन लाइन है या रिफ्रैक्टेड रे है, वो आपस में मीट करेगी, तो यहाँ जैसे ही आपस में मिल जाएगी, तो कौन सी इमेज बन रही है, ये आपके पास रियल इमेज बन चुकी है। जहाँ पे रियल आएगा तो इमेज हमेशा क्या बनेगी, उल्टी, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड रे। क्या बोल जाता है इससे, इसको इन्वर्टेड रे। अब देखो क्या हमें देखने को मिलता है, जब हम इन्फिनिटी से लेंस की इस तरफ आना स्टार्ट करते ना, जैसे मैं यहाँ से चला यहाँ आ चुका हूँ, उस टाइम क्या होगा, ये जो साइज है ना वो थोड़ा बढ़ने लगेगा। साइज क्या होगा, साइज में डिफरेंस आ जाएगा, पहले इतना सा साइज दिखा था, अब थोड़ा बड़ा साइज दिख जाएगा। क्लियर है चीजें। फिर नेक्स्ट केस में बोल जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, लिखते चलो, है ना, एक एनालिसिस करना है हमें बड़ा प्यारा जैसा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या क्या बोल सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर है, और ये जो आपके पास है ये F1 है, यहाँ पे F1 रख लो, और यहाँ पे आपके पास जो था F2। याद करो जरा F1 F2 क्या था, F1 और F2 क्या था, रेडियस था स्फीयर का, इस स्फीयर का रेडियस है ये, है ना। जब रेडियस पे आपके पास ऑब्जेक्ट आता है ना, तो बहुत कुछ अजीब होता है यहाँ पे, मतलब कुछ अजीब सी सिचुएशंस बन जाती है। याद रखना, इसे इसको नोट बना के रख लेना। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है। अब इस वस्तु के पास से हमने क्या करा, जो हमारा रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हमने एक लाइन पास करवाई, मतलब अपनी मर्जी से, और दूसरी लाइन जो है वो हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई। क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर आ चुका है। अब क्या बोल जाता है कि ये जो आपके पास रे है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग चलती है, उसको तो कन्वर्ज होना था ना, कन्वर्ज होना है तो वो कहाँ पे होगी, F2 पे आएगा ना, तो ये F2 पे इस तरह से जाएगी, ये लाइन इस तरह से जाएगी। क्या भैया ये दो लाइनें आपस में मिल पाएंगी कभी, क्या ये दो लाइनें आपस में मिल पाएंगी कभी, ये भाई ये पैरेलल लाइंस बन चुकी हैं। ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। क्या है ये, पैरेलल लाइंस। और अगर मैं प्रैक्टिकली तौर पे देखूं तो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलती है, पर मैथ बोलता है ये पैरेलल लाइंस आगे जाके एक इन्फिनिटी लेवल पे मिलेंगी, मैथ मिलाता है इनको। तो हम क्या मान सकते हैं, हमें मैथ, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंदर भी हम मैथ की चीज़ें देखते हैं ना, तो भाई हमें मैथमेटिशियंस को यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल जाता है, ये कहीं पे नीचे जैसे जाके आपस में मिलेंगे ये, तो जब ये आपस में मिलेंगी दो लाइनें, तो इमेज कैसे बनेगी भाई, रियल। जब रियल बन गया तो ये कैसे बनेगा, इन्वर्टेड। कैसा बन जाएगा, इन्वर्टेड। अब देखो यहाँ पे मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ ले जाऊँ, ऑब्जेक्ट कितना सा था, इतना सा था ना, और इमेज कितनी बड़ी बनी, यहाँ से यहाँ तक इमेज ही बन गई है पूरी। तो उस टाइम हमें क्या दिखा भाई, इस केस में जो इमेज बन जाती है वो लार्ज बन जाती है। क्या बन जाती है, लार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, ये लास्ट इसका एक एग्जाम्पल रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग ही रिजल्ट्स देता है। याद रखना, जब आपके पास ऑप्टिकल सेंटर में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पे F1 जो रेडियस था, है ना, और यहाँ पे F2 बोला गया व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 यहाँ पे और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में होगा, तो उस टाइम आपके पास इमेज कैसे बनेगी वो हमें देखनी है। तो देखो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम मैं अगर यहाँ पे ये लाइन खींचूंगा अपनी मर्जी से, तो ये आपको पता है ये आगे जाके कन्वर्स करेगी, ये कन्वर्स करवा दी मैंने। उसके बाद मेरे को क्या काम करना था, मेरे को यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से भी एक रे पास करवा देनी है। तो जब मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाऊंगा तो ऐसे बनेगी आपकी रेस। क्या ये दो रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी आगे जाके, कभी भी नहीं मिलेंगे। जब आपके पास ये इस तरह से लाइंस आती है ना, ये भी नहीं मिल पाती, मैथ बोलता था मिलती है, तब हमने यहाँ पे रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज करी है। पर जब आपके पास ये रेखाएं कुछ इस तरह से चलती है, इस तरफ को चल रही है इस तरफ से, तो कहाँ मिल पाएंगी, कभी नहीं मिल पाती है।
तो जब ये लाइंस आपस में नहीं मिल रही हैं, दो लाइनें जो आपके पास आउटपुट लाइंस आ रही हैं, ये देखो आउटपुट लाइन यहाँ पे आ गई है ना, ये भी आउटपुट लाइन है। अगर मैं इन आउटपुट लाइंस की बात करूँ आपस में नहीं मिल पा रही हैं तो उस टाइम आपके पास इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? देखो कैसे बनेगी इमेज। यहाँ से आप, हमें पता है कि भाई आगे तो कभी मिलेंगी नहीं है, पर हम उस टाइम एक तरह से सोचते हैं कि क्या हम अगर ऐसे पीछे को इनको हटा देते, इन लाइंस को मैं अगर इस तरह से पीछे हटा देता, ये इनका ओरिजिन देखता तो इस तरह से था, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई होंगी ना ये, तभी तो यहाँ पहुँची होंगी। तो हमें कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, अगर मैं इस रे को भी वापस यहाँ पे पीछे हटाऊँ तो ये आपस में दोनों लाइनें मिलती थी, ये है ना। तो ये रियलिटी में नहीं मिली, पर जब हमने सोचा तब ये चीज़ मिली। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज आ चुकी है। और वर्चुअल इमेज में आपके पास ये साइज कैसा मिला? एनलार्ज। कैसा मिला है साइज? एनलार्ज। साइज मिला एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा। कल्पना मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से तो काफ़ी बड़ा है, एनलार्ज, है ना। क्लियर है। और याद रखना जहाँ पे वर्चुअल आता है ना, वहाँ पे इरेक्ट पक्का आता है, इरेक्ट आता है। जिस तरह से रियल प्लस इन्वर्टेड की आपस में जोड़ी है, उसी तरह से वर्चुअल प्लस इरेक्ट की आपस में जोड़ी, आपस में हमेशा रहते हैं ये, है ना। तो यहाँ पे देखो इरेक्ट का मतलब क्या है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, है ना। और इन्वर्टेड का मतलब क्या था? उल्टा। पहले क्या हो रहा था? यहाँ पे मान लो ये पाँव थे, पाँव तो पहले यहाँ पे थे तो सर ऊपर था, तो अब सर नीचे हो गया था, पाँव ऊपर हो गए थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से आपके पास इमेज थी उसी तरह से, तो ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, तो इस चीज़ को क्या बोल जाता है? वर्चुअल प्लस इरेक्ट। चीज़ें समझ आ रही हैं? अब जी देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाई मैं कॉन्वेक्स लेंस में जितने मर्जी एग्जाम्पल ले लूँ, हमेशा इमेज बनेगी रियल प्लस इन्वर्टेड। रियल का मतलब होता है कि सच में इमेज बनी जब दो लाइनें आपस में टकरा रही हैं, मीट कर रही हैं। और इन्वर्टेड का मतलब होता है कि वो उल्टी बनेगी हमेशा। क्लियर है? रियल प्लस इन्वर्टेड बनेगी। और एक ऐसा केस है जब जो रेडियस था, रेडियस के सेंटर में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस टाइम वर्चुअल इमेज बनेगी। बस एक ही केस ऐसा है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है ना। क्लियर है? बात समझ आ रही है? अगर आपसे साइज के अकॉर्डिंग कोई एनालिसिस पूछे तो साइज में देखो क्या देखा। जब ऑब्जेक्ट यहां पे था साइज इतना सा था, जब ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे बढ़ा साइज बड़ा हुआ, जब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा साइज और बड़ा हुआ, जब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा साइज इतना बड़ा हो गया, जिसको हम एनलार्ज बोल रहे हैं। तो इससे हमें क्या चीज देखने को मिली? जब हम अपने ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर रखेंगे तो जो साइज होगा वो आपके पास छोटा बनेगा, जब हम लेंस के बिल्कुल पास चले जाएंगे तो साइज जो है वो हमेशा बड़ा बनेगा। इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट जान चुके होंगे। इतनी चीज़ें अपने पास रख लो, एक अलग से नोट बना लो। यहाँ पे क्या क्या हुआ कि हमने कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस देखे और सभी केसेस में वो इमेज देता है रियल प्लस इन्वर्टेड। कौन सी देता है? इन्वर्टेड प्लस रियल, है ना। पर एक केस उसका ऐसा था, वो केस कौन सा है? जब हम रेडियस यहाँ पे माना था ना हमने, या फिर फोकस पॉइंट बोल देता हूँ, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, तो उस टाइम आपके पास क्या हमें दिखाई दिया था? वर्चुअल। बस एक ही केस ऐसा है, ये इस तरह से लिख लेना आप। ये काम की चीज़ें अभी तक जो हमने बनाया वो समझ के लिए था। यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आ जाओ जी, कॉन्वेक्स लेंस के हमने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, जितने भी इमेज फॉर्मेशंस होती है वो सारी देख ली। अब जल्दी से कॉन्केव लेंस पे आ जाओ। किसके ऊपर आ जाओ? कॉन्केव लेंस पे। कॉन्केव लेंस बिल्कुल सिंपल है, देखो इसको जल्दी से। भाई मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये टॉपिक थोड़ा दिक्कत दे रहा होगा, और आप में से कोई स्टूडेंट्स जो ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो पॉज करके बंद कर दी होगी, कुछ अपने काम करने लग पड़े होंगे या कुछ और चीज़ें देखने लग पड़े होंगे। भैया मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। अगर सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, स्ट्रगल करना ही पड़ता है। और अगर जॉब लेनी है पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आज करो चाहे कल करो, तो मर्जी आपकी है। अभी अगर आप वीडियो छोड़ के अपना दूसरा काम करने लग पड़े हो तो गलती आपकी है। अगर आपको जॉब चाहिए तो कल भी तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आज ही पढ़ लो। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट आ जाओ।
कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में रूल हम वही काउंट करेंगे जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल थे, वही सेम रूल होंगे, पर इसमें काम कुछ और तरीके से होता है, वो देखते चलो। भाई सबसे पहले तो बोलो कौन से नेचर का है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? भाई डाइवर्जिंग इन नेचर का है। यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे भी आपके पास F1 होगा, है ना, यहाँ पे भी आपके पास F2 होगा। क्लियर है? ऐसे ये पूरा ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपके पास कौन सी है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2 और F1 है। देखो जी, पहला रूल क्या पड़ा? रूल नंबर 1 क्या था? ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे पास होगी तो वो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। रिफ्रैक्ट का मतलब जो अपने डायरेक्शंस में चेंजेस कभी नहीं करेगी। अगर पैरेलल चलेगी तो वो हमेशा आपके पास क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्ट करेगी किस तरफ करेगी, वो डिपेंड करेगा इसके नेचर के ऊपर। ये डाइवर्जिंग इन नेचर का है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये इस तरफ को अपना, है ना, रुख बदल लेगी। अब कंटिन्यू करें, इसकी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए मैंने क्या करा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है। क्लियर है? तो मेरे को क्या करना पड़ा भाई, इसकी इमेज बनाने के लिए मैंने पहली लाइन खुद से ड्रॉ करी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ड्रॉन। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा भाई, डाइवर्जिंग इन नेचर का था तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगी। ये क्या है, F2 है, ऊपर भी तो F2 वैसा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, डाइवर्स कर चुकी है। अब दूसरा मेरे पास क्या यहाँ पे तरीका था कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास करवा दो, करवा दी है। ये तो कभी रिफ्रैक्ट नहीं होगी ना। अब ये और ये लाइन आपस में मिल जाती तो कौन सी इमेज बनती, रियल। पर भाई ये कभी भी नहीं मिलेगी, ये कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों, कैसे मिलेगी बताओ? सच में नहीं मिल सकती ना। फिर उस टाइम हम क्या करते हैं, अपनी कल्पना करते हैं, अपना, है ना, छोटा सा सोचते हैं कि भाई क्या हो सकता है इसमें। हमें ये चीज़ पता चली, मैं अगर इस रे की बात करूं तो ये कुछ ऐसे मेरे को पीछे दिखाई देगी, ऐसे। ये सही हो चुका है, ये दोनों आपस में मिल गई ना, ये दोनों आपस में मिल गई तो इमेज आपके पास ये इमेज बनी। ये जो मैं 1 लिखा ना, ये इमेज बनी आपके पास। देखो इतना पीछे, जब इन्फिनिटी पे आपके पास ऑब्जेक्ट था तो साइज कितना दिखाई दिया इमेज का, 0। क्लियर है ना। और इमेज कैसे बनी, वर्चुअल। भाई ये सच में मीट करती तब आपके पास कौन सी बननी थी, रियल। पर ये कौन सी बनी, वर्चुअल। जहां पे वर्चुअल बनेगी, मैंने आपको पहले ही समझाया, वहां पे क्या आएगा, इरेक्ट, क्योंकि ये सीधी इमेज बन रही है। और याद रखना, जब वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा बियॉन्ड द लेंस बनेगी, कि लेंस के उस तरफ ही बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज भी इसी तरफ बनेगी। पर दूसरे केस में आपके पास क्या होता है, इमेज लेंस के उस पार बनती है। ये भी सही हो चुका है। और साइज की बात करूँ, साइज कैसा आया, जब दूर थी तो बिल्कुल 0 का साइज का। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ जाओ, इसी में देखो एग्जाम्पल, इसी में आ जाओ, है ना। अब मैंने क्या यहाँ पे देखा कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है, F1 पे पहुँच चुका है। F1 पे पहुँचेगा तब भी क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे भेजूंगा तो ये क्या करेगा, आगे को इस तरफ को फैलेगा। क्यों भेज रहा हूँ मैं भाई, काम करने के तरीके, प्रैक्टिकल करने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से एक और लाइन खींच दी। अब देखो भाई, क्या दोनों आपस में मिल पाएंगे, कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो हमारे पास एनालिसिस एक ही निकलता है लास्ट में, कुल मिला के कॉनकेव लेंस में एक ही एनालिसिस देखने को मिला, या हमने एक ही कंक्लूजन निकाला, बोला यहाँ पे जितने भी केस हैं वो सारे के सारे एक ही इमेज देंगे, वो आपके पास है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। चाहे जितने भी केसेस देख लो, इसमें एक भी केस ऐसा नहीं है कि जो हमें ये वर्चुअल इमेज ना दे। क्लियर है। अब जहां पे वर्चुअल आएगा प्लस कैसी इमेज देगा, इरेक्ट इमेज। कौन सी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज आएगी। अब मैंने बोला ना, यहाँ पे देखो, मैंने जब ये चीज़ ड्रॉ करी तो यहाँ पे यहाँ जैसे आपके पास इमेज बनी थी, जब आप कॉपी पेन और स्केल से काम करोगे तो बढ़िया से बनेगी चीज़ें। वर्चुअल प्लस इरेक्ट आ गई। और साइज डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की क्या दूरी है लेंस से। अगर वो बिल्कुल साथ पहुँच चुका है तो आपके पास क्या आएगा, एनलार्ज, बहुत बड़ा आपके पास साइज बन जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ घूम रही होगी ना भाई, कैसे साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे साइज़ की बात कर रहा हूँ। जितना ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कंपेयर किया जाता है इमेज का साइज़। अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है और इमेज का छोटा है, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साइज़ से कंपेयर करते हैं इमेज के साइज़ को। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है ना। हाँ, जब आप प्रैक्टिकली एक बार खुद से घर में एक तरह से ट्राई करोगे तो सारी चीज़ें समझ आएंगी। लास्ट में
कुल मिला के हमारे पास जो काम की चीज़ें निकली वो ये दो जो मैंने बॉक्स बना दिए हैं, ये काम के हैं। किसी को अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है छोड़ दो, कोई बात नहीं। आपने कोई फिजिक्स में बीएससी नहीं करनी है या कोई है ना एमएससी नहीं करनी है हमने, बस हमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दो जो मैंने ऊपर कंक्लूजन लिख दिए हैं, हमने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी उसमें हमें एक चीज़ देखने को मिली। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, वो हमेशा रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज देता है और एक ऐसा केस है वहां पे वर्चुअल देता है। पर अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, कॉनकेव लेंस में जितने भी आपके पास केसेस बनते हैं उन सब में वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पेपर में यही क्वेश्चन बना है हमेशा। बोला गया बीच लेंस एक्ट एज अ वर्चुअल, है ना, या बीच लेंस फॉर्म एज अ वर्चुअल, कि मतलब कौन सा लेंस जो है वो वर्चुअली इमेज देता है। तो वो आपके पास क्या था, कॉनकेव। कभी वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई वो सारी की सारी आपको पता चल चुकी होंगी। और लास्ट में चलते चलते एक मायोपिया और एक होता है हाइपर मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है हमें दूर की चीज़ें सही दिखती हैं, क्या बोल जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की चीज़ें सही दिखती हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए पूछा जाता है कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। क्लियर है। हमने अपनी क्लासेस में बार बार इस टॉपिक को पूरा देखा है। इसमें आपने मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर टाइप करके देखना है मायोपिया और हाइपर मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। लास्ट के लेक्चर्स में हमने ये चीज़ बिल्कुल प्रिपेयर करी थी। अब तभी पता चलेगा ना कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। इस चीज़ का जरूर एक इंटरेस्ट के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ओके जी, काफ़ी है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आता है, समझ आता है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और अपने सारे फ्रेंड्स में ये पूरा जो आपके पास लेक्चर्स है वो पहुंचाएं। ओके जी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।